हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूं मैं आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो ये मध्यकाल में झारखंड जो है उसका दूसरा पार्ट है। ये पार्ट थोड़ा बड़ा है, इसीलिए लेंदी नहीं हो जाए, इसीलिए इसको पार्ट वाइज डिवाइड मैंने किया है। और आशा करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा सेशन लग रहा होगा। और अगर इससे इससे पहले का चैनल अगर इससे पहले का क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा। मैं प्ले लिस्ट बनाई हुई हूँ। और आप लोग को अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, थोड़ा रिवीजन मैं कर देती हूँ। मध्यकाल में जो पूर्व मध्यकाल था, जो हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई थी 1647 ईस्वी में और दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ था, तो उसी अवधि के दौरान मध्यकाल का पूर्व मध्यकाल का काल माना जाता है। और इस संबंध में मैंने बताया था कि महामाया मंदिर जो है उसके बारे में, टांगीनाथ का मंदिर, छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ के बारे में, इटखोरी जो चतरा में है उसके बारे में, बख्तियारपुर खिलजी के बारे में मैंने बताया था। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने बताया था कि कैसे छज्जू मलिक को सेना, उनके जो सेनापति थे, तो कैसे एक नागवंशी राजा राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैंने बात की थी। जो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, उनके सेनापति मलिक बयाने और सतगावा राज्य में कैसे नियुक्त किया गया था। तो और फिरोज तुगलक के बारे में भी मैंने बात किया था। मैंने बात किया था लोधी वंश के बारे में, आदिल शाह द्वितीय के बारे में जो बीजापुर के शासक रहे, और शेर शाह अफगान शासक के बारे में मैंने बात किया था। और हुमायूं के बारे में मैंने बात किया। अकबर का टॉपिक था, वो भी 1556 से 1605 ईस्वी तक जो अकबर का शासन चला था, तो वो झारखंड में कैसे क्या हुआ, तो उसके बारे में मैंने बताया था। झारखंड के शासनकाल में का जो पूर्वार्ध है, जो अफगानों पर विजय प्राप्त कैसे किया उसके बारे में। और झारखंड के शासनकाल का उत्तरार्ध मतलब उसके बाद में झारखंड अकबर का जब शासनकाल हुआ था, क्षेत्रीय राजवंश पर शासन हुआ था जब, तो उसके बाद में क्या कुछ हुआ उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। मैंने बहुत अच्छे से बताया है, एक्सप्लेन कर करके बताया है। और अकबर के जो शासनकाल का पूर्वार्ध है, मतलब पहले का था, जो अफगानों पर विजय हुआ था तभी उस समय का बात हम लोग ने शेयर किया था, हम लोग ने अच्छे से पढ़ा था। और अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर किसी वजह से मिस हो चुका है क्लास, तो आप लोग प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि आप लोग प्लीज़ जाके उस वीडियो को जाके देखें, ताकि आप लोग को पूरा डिटेल में समझ आए। और देखिए, हाँ, मैंने क्या किया है, मैंने मतलब एक ज़बरदस्त तरीका निकाला है, इसलिए कि आप लोग को जैसे ये रहता है कि कोई भी सेशन तो कोई भी पढ़ा देता है, ठीक, बुक से या कैसे भी कोई भी पढ़ा देता है, लेकिन एक्सप्लेन अच्छा से नहीं कर पाता है। और मैं बताती हूँ, अगर ऐसे पढ़ा भी देता है तो फिर ऑब्जेक्टिव पता नहीं क्यों नहीं करवाते हैं। और सब तो मैं ऑब्जेक्टिव भी करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और जो मैं बताती हूँ उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी मैं बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। जो मतलब आता है उसके बारे में मैं बता देती हूँ, जो नहीं आता है उसके बारे में मैं नहीं बताती हूँ। लेकिन उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बाय चांस एग्ज़ाम तो किसी का नहीं है, एग्ज़ाम तो कहीं से भी पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन उस पर कम फोकस रहता है मेरा। लेकिन जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है उसमें मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, ताकि जो भी झारखंड का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जो जो स्टूडेंट झारखंड जॉब का तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी में कोई बाधा नहीं बने, इसलिए ज़्यादा क्या लेंदी नहीं हो, इसी वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। इसको पार्ट वाइज में बांट रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ आज देखिए, आज मैं पढ़ाऊँगी चेरों का राजवंश, ठीक। तो चेरों का राजवंश के लिए आप लोग शुरू हो जाइए और कॉपी और पेन लेके थोड़ा बैठ जाइएगा, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ तो उसको हल्का फुल्का नोट डाउन करते रहे। वैसे तो ये वीडियो मैं डिलीट नहीं करूँगी, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक। बस इतना ही बोलना था। और पहले मैंने क्या क्या पढ़ाया उसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो अब चलते हैं पलामू का चेरो वंश पे। लेकिन उससे पहले
जो मैं मोटिवेशन लेके आई हूँ, तो वो आप लोग देख लीजिए। समस्या देखकर ना जीवन से हार मत मानिए, क्या पता इसी समस्या के अंदर आपकी महानता की शुरुआत छुपी हो। तो आप लोग देखिए, हर कोई यहाँ परेशान है, हर किसी के पास प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी कोई कर पाता है जब उस समस्या के अंदर में जाके और उसका समाधान करे। तो उससे क्या होगा, उससे आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक, अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, तो आज हम क्लास शुरू करेंगे पलामू का चेरो वंश। तो मैंने उतना बता चुकी थी, अब ये करना है। ठीक, देखिए पलामू का जो चेरो वंश था, तो 1589 में राजा मान सिंह को अकबर ने बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था। तो अकबर ने किसको सूबेदार के रूप में किया था, बिहार सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था, तो राजा मान सिंह को। तो और कितना ईस्वी में किया था, 1589। ठीक, 1589 ईस्वी में किया था। ठीक, और मान सिंह ने 1590 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा भागवत राय को पराजित कर दिया और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर दिया। मान सिंह क्या किया, 1590 में पलामू के जो चेरो राजा थे भागवत राय। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि पलामू के चेरो राजा कौन थे, तो जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर दिया, तो मान सिंह ने किया था। और चेरो राजा कहाँ के, उनके राजा कौन थे, तो भागवत राय थे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए इसको क्या किया, मान सिंह ने 1590 ईस्वी को चेरो के जो राजा थे भागवत राय को पराजित कर दिया और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर दिया। और पलामू के जो मुगलों की सेना नियुक्त करके भागवत राय को राजा बने रहने दिया। तो पलामू का जो राजा था, पलामू में जो मुगलों की सेना थी, उसके नियुक्त के बाद भागवत राय को राजा बने रहने दिया। मतलब वो नियुक्त कर दिया सेना पलामू में, लेकिन भागवत राय को ही उस समय राजा बनाया गया था। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद चेरों ने मुगलों को सेना को मार भगाया और पलामू पर फिर पुनः अपना सत्ता स्थापित कर ली। तो हुआ क्या, 1605 ईस्वी में अकबर की जो मृत्यु हो जाती है, और अकबर की जब मृत्यु होती है तो चेरों ने क्या किया, मुगलों की सेना को मार भगाया। और जो पलामू पे जो वो सब जो बहुत पहले राज कर रहे थे, उन्होंने अपनी सत्ता फिर वापस ले ली, अपनी वापस सत्ता स्थापित कर ली। अब देखते हैं सिंहभूम का सिंह वंश। सिंह वंश में क्या था कि 1592 ईस्वी को उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह भूम क्षेत्र से होकर गुजर रहा था। 1592 ईस्वी को क्या हुआ कि उड़ीसा अभियान के लिए मान सिंह जी जो थे वो सिंहभूम क्षेत्र से गुजरे। तो इस समय क्या हुआ, सिंहभूम के पोरहाट में सिंह वंश राजा रंजीत सिंह का शासन था। इस समय जो गुजर रहे थे मान सिंह सिंहभूम क्षेत्र से, तो उस क्षेत्र में क्या हुआ, सिंहभूम के जो पोरहाट स्थित है जगह, एक सिंहभूम का जगह है पोरहाट। ठीक, पोरहाट, तो वहाँ पे क्या हुआ, सिंहवंशी राजा रंजीत सिंह का शासन चल रहा था उस समय, जब मान सिंह सिंहभूम से के क्षेत्र से होकर गुजर रहे थे, उड़ीसा अभियान के लिए गुजर रहे थे। तो उसी समय उन्होंने देखा। और जो क्या हुआ, मान सिंह ने इस दौरान रंजीत सिंह को मुगलों का अधीनता स्वीकार कर हेतु विवश कर दिया तथा उसे अपने अंगरक्षक दल में शामिल कर लिया था। मान सिंह जब उड़ीसा अभियान जब वहाँ से जाने लगे, तो फिर वहाँ जब उड़ीसा अभियान के लिए जाने लगे, तो मान सिंह सिंहभूम होकर गुजरे। और उस समय सिंहभूम का जो पोरहाट जगह था, वहाँ पे सिंहवंशी शासन रंजीत सिंह शासन कर रहे थे। और मान सिंह ने ये देखा कि इस दौरान रंजीत सिंह को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया जा रहा था। मान सिंह ने देखा कि रंजीत सिंह को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया जा रहा था तथा उसका अंगरक्षक दल में शामिल कर लिया था, उसको अंगरक्षक दल में शामिल किया गया था। और 1592 ईस्वी को मान सिंह ने राजमहल जो साहबगंज में स्थित है
वहाँ पे बंगाल को राजधानी बनाया। जो मान सिंह और 1592 में 90 में होके गुजरे और 92 2 साल के बाद मान सिंह ने राजमहल जो साहबगंज में है झारखंड के राजमहल में, और वहाँ बंगाल की अपनी राजधानी बनाया। बंगाल का राजधानी साहेबगंज को बनाया राजमहल का। ठीक, मान सिंह ने पोरकोटा ऊंची 4 दीवारी महल, तो मान सिंह ने ऊंची पोरकोटा राज तो एक मिनट, तो मान सिंह ने पोरकोटा ऊंची 4 दीवारी व महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया। तो ये नामकरण किया जहाँ पे ऊंची 4 दीवारी थी, तो मान सिंह ने पोरकोटा में जो ऊंची 4 दीवारी थी पोरकोटा में, और उसको पोरकोटा कहते हैं, जो ऊंची 4 दीवारी को पोरकोटा कहते हैं, और उसी जगह में महल वाले जो नगर थे संयुक्त रूप से उसको अकबर नगर का नाम दिया गया। तो यह नाम कौन दिया था? मान सिंह ने। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अकबर नगर का नामकरण किसने किया, तो कुछ ऑप्शन रहेंगे उसमें आपको मान सिंह लगाना है। अब देखते हैं हम लोग मानभूम व हजारीबाग के राजवंश। तो मानभूम व हजारीबाग के राजवंश हम लोग देखते हैं 1590 से 91 ईस्वी में मान सिंह मिदनापुर के अभियान पर जाते समय मानभूम से गुजरा। तो 1590 से 91 के बीच में मान सिंह क्या हुआ, मिदनापुर के अभियान पर जाते समय मानभूम से गुजरा, और इस दौरान उसने पारा और तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। तो ये जब गुजर रहे थे तो इसी दौरान क्या हुआ, उन्होंने पारा और तेलकुप्पी नाम का मंदिर है और उस मंदिर को इसने जीर्णोद्धार करवाया, मतलब फिर से बनवाया। किसने? मान सिंह ने, मानभूम के क्षेत्र पे। ठीक, अब देखिए आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल थे, जिसकी वार्षिक मालगुजारी 15,500 रुपये निर्धारित की गई थी। तो आईने अकबरी के अनुसार, आईने अकबरी एक बुक लिखे हैं और उसके अनुसार हजारीबाग में 6 और चंपा परगना बिहार सूबेदार में शामिल थे। हजारीबाग के 6 एक जगह का नाम है और चंपा परगना जो बिहार सूबा में शामिल थे, जिसकी वार्षिक मालगुजारी 15,500 रुपया निर्धारित की गई थी। तो इसकी मालगुजारी 15,500 निर्धारित की गई थी। आईने अकबरी के अनुसार ऐसा कहा गया है। अब जहांगीर के बारे में जानते हैं। 1605 ईस्वी तक इसका शासन चला, 1627 ईस्वी तक। ठीक, तो 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर ने झारखंड के संदर्भ में जहांगीर के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर, खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, विष्णुपुर, पंचेत पर आक्रमण तथा शाहदाजा खुर्रम के राजमहल आगमन से होता है। तो मतलब झारखंड के संदर्भ में जहांगीर के जब शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर, खास के नागवंश, छोटा नागपुर खास के नागवंश के साथ, पलामू के चेरो वंश के साथ, विष्णुपुर पंचायत पर आक्रमण तथा शाहजहां जो थे उसके जो राजमहल में आगमन हुआ था, जहाँ पे शाहजादा खुर्रम जो राजमहल से था वहीं से उसका आगमन शुरू होता है जहांगीर का। और छोटा नागपुर का खास नागवंश हम लोग देख लेते हैं। छोटा नागपुर का खास नागवंश। ठीक, इसमें क्या हुआ, जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में उन्होंने अपनी आत्मकथा पे बुक लिखी है, तुजू के जहांगीरी। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कि जहांगीर का आत्मकथा का नाम क्या है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन रहेंगे, उसको आपको करना है तुजू के जहांगीरी। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं इसी में बता रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। और देखिए उन्होंने इस बुक में जहांगीर का जो आत्मकथा का बुक है तुजू के जहांगीरी में छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। उन्होंने अपने बुक में ये लिखा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति होती है, वहाँ उल्लेख मिलता है उसके बुक से। और अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में जहांगीर ने स्थानीय लोगों द्वारा
स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने का तरीकों का वर्णन किया है। तो उन्होंने अपने जो बुक थे तुजू के जहांगीरी, उसमें भी उन्होंने ये लिखा कि वहाँ के जो अस्थाई लोग थे वो शंख नदी से कैसे हीरे प्राप्त करते हैं, उसका तरीका क्या है, उसी के बारे में उन्होंने ये बुक में वर्णन किया है। और जहांगीर इस क्षेत्र की नदियों से मिलने वाले हीरो के कारण इस पर अधिकार प्राप्त करना चाहता था। जहांगीर क्या हुआ, इस क्षेत्र में जो नदी मिले और नदी में मिलने वाले जो हीरो का कारण था उस पर क्या किया, अपना अधिकार जमाना चाहता था, अधिकार करना चाहता था। और जहांगीर के समय कोकरा का शासन दुर्जन साल, जहांगीर के समय कोकरा का शासनकाल दुर्जन साल मतलब मधुकर शाह का जो उत्तराधिकारी था। तो देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन एक आता है कि मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी किसका उत्तराधिकारी था, तो ये किसका उत्तराधिकारी था, दुर्जन साल। दुर्जन साल जहांगीर के समय में मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी था, दुर्जन साल। ठीक। और देखिए जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा माल गुजारी देने से मना कर दिया। जहांगीर के समय क्या हुआ, कोकरा का शासक जो दुर्जन साल था, और ये दुर्जन साल मधुकरण का उत्तराधिकारी था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुगलों का अधीनता स्वीकार करने और माल गुजारी देने, जो 500 रुपया देने के लिए मनाया था, तो वो मना कर दिया इन्होंने। और क्या हुआ कि जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खान को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त करने का आदेश दिया। जहांगीर ने 1612 में जफर खान को उन्होंने बोला कि जफर खान को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया जाए। तो बिहार का नया सूबेदार बना दिया जफर खान को जहांगीर ने 1612 ईस्वी में। ठीक। और उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का भी आदेश दिया, परंतु बीमारी के कारण जफर खान की मृत्यु हो गई, जहांगीर की इच्छा अधूरी रह गई। तो उन्होंने क्या किया, जहांगीर 1612 ईस्वी में जफर खान को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त करते हैं और उसी समय कोकरा क्षेत्र का अधिकार करने का आदेश देते हैं कि ये कोकरा क्षेत्र का अधिकार जफर खान को मिलना चाहिए। उन्होंने आदेश तो दे दिया, लेकिन बीमारी, जफर खान बीमार चल रहे थे और बीमारी के कारण जफर खान की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर की इच्छा अधूरी रह जाती है। और जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खान जो नूरजहां का भाई था और उसको बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। तो देखिए यहाँ से फिर एक नया इतिहास होता है। जहांगीर ने 1612 में जफर खान को नियुक्त किया था बिहार का सूबेदार, और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसका इच्छा अधूरा रह गया था। और वहीं 3 साल के बाद मतलब 1615 ईस्वी में जहांगीर ने इब्राहिम खान जो नूरजहां का भाई था उसको बिहार का नया फिर सूबेदार नियुक्त करता है और उसे कोकरा, यानी कोकरा झारखंड को कहा जाता है, उस काल का नाम है कोकरा, और कोकरा पर विजय प्राप्त करने के लिए उसको भेजा गया था। ठीक। और इसी दौरान क्या हुआ, अब चलते हैं आगे। अब देखिए इसी दौरान क्या हुआ, इब्राहिम खान ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया तथा हीरो के लिए प्रसिद्ध शंख नदी को अपने अधिकार में ले लिया। इस दौरान क्या हुआ, जो जहांगीर चाहते थे कि ये शंख नदी का जो हीरा जहाँ से प्राप्त होता है वो अपने अधिकार में किया जाए, तो उन्होंने एक नया बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था जफर खान के मर जाने के बाद। किसको, इब्राहिम खान को। और उन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया और हीरो का जो प्रसिद्ध नदी है शंख नदी उसको अपने अधिकार में ले लिया था। कौन, इब्राहिम खान ने। और इब्राहिम खान ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने का आदेश दिया और इससे मना करने पर दुर्जन साल को 12 साल तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया था। देखिए इब्राहिम खान ने नागवंशी शासन जो था उस समय दुर्जन साल, ठीक, और उनको क्या किया, मुगलों के अधीनता स्वीकार करने का आदेश दिया। और दुर्जन साहब बोले कि हम नहीं मानेंगे, हम ये स्वीकार नहीं करते हैं। तो उनको क्या किया, उनको 12 साल के लिए ग्वालियर के किले में बंद कर दिया। और ये ईस्वी कब का था, 1615 ईस्वी में इब्राहिम खान ने ये प्राप्त किया था। और 1615 ईस्वी से लेकर 27 ईस्वी तक, 1615 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक इनको बंदी बनाकर रखा गया था। ठीक। और इसी
अभियान से जुड़े सभी व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया तथा इब्राहिम खान को फाथ जंग की उपाधि करते हुए 4 दीवारी मनसबदार बनाया गया। तो देखिए, इस अभियान से जो जुड़े सभी व्यक्ति थे उसको पुरस्कार दिया गया था इब्राहिम खान के द्वारा, और इब्राहिम खान को फाथ जंग की उपाधि भी प्राप्त करते हुए 4 मनसबदार बनाया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाथ जंग की उपाधि किसे मिली है। यहाँ से ये क्वेश्चन मिलेगा कि फाथ जंग की उपाधि किसे मिली है, तो ये इब्राहिम खान को मिली थी। ठीक, अब देखते हैं आगे। जब 1627 ईस्वी में आता है तो 1615 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी को दुर्जन शाह को बंद करवा दिया था, और 1607 क्योंकि वो मना कर दिया था उसका आदेश। और 1627 ईस्वी जब आता है तो जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो गया था कि हीरे असली है कि नकली है, और इस हीरे को परखने के लिए दुर्जन साल को ग्वालियर से शाही दरबार में बुलाया गया। दुर्जन साल द्वारा हीरे की पहचान कर लेने के बाद जहांगीर खुश होकर दुर्जन शाह को शाह की पदवी प्रदान कर दी। मतलब दुर्जन साल को शाह की पदवी किसने प्रदान किया? जहांगीर ने। क्यों प्रदान किया? क्योंकि 1627 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक हीरे को लेकर विवाद हो गया था, और इस हीरे को जांचने परखने के लिए दुर्जन साल को ग्वालियर में के शाही दरबार में बुलाया गया, और उस दौरान दुर्जन शाह ने असली नकली हीरे का पहचान कर लिया, जिसके कारण जहांगीर बहुत खुश हो गए और उन्होंने दुर्जन साल को शाह की उपाधि प्रदान किया और मुक्त कर दिया। वो जेल में बंद था उसको मुक्त करा गया और उसका राज्य वापस कर दिया। इसके बदले दुर्जन साल ने मुगल शासक जहांगीर को 6000 रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, ये इसको मुक्त कर दिया जहांगीर ने और उसके राज्य वापस कर दिए, और इसके बदले दुर्जन साल को मुगल शासक जहांगीर को 6000 रुपया वार्षिक कर देना शुरू कर दिया। तो जहांगीर उसका जो राज्य था दुर्जन साल को ही उसको वापस दे दिया खुशी से, और दुर्जन साल जहांगीर को 6000 रुपये वार्षिक दर देना स्वीकार कर लिया। वो साल भर में 6000 देने लगे। अब देखिए, पलामू का फिर आता है चेरो वंश। पलामू के फिर आते हैं चेरो वंश में। तो 1607 ईस्वी में अबुल फजल के पलामू का फिर से चेरो वंश। यहाँ पे 2 है। पहला आया था मानसिंह के लिए और अब आया फजल अबुल के लिए। तो देखिए, 1607 ईस्वी में अबुल फजल के पुत्र अफजल खान को जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। 1607 ईस्वी में अबुल फजल के जो पुत्र थे अफजल खान, उन्होंने जहांगीर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, और अफजल खान ने जहांगीर के आदेश पर पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया। उन्होंने क्या किया, अफजल खान जो थे जहांगीर के आदेश पर पलामू के जो चेरो राजाओं के विरुद्ध एक सेना का अभियान चलाया, एक सैन्य अभियान चलाया। उसके आक्रमण के समय पलामू के चेरवंशी शासक अनंत राय थे। जब ये अभियान चला रहे थे तो उसके जो आक्रमण हुए, तो उस आक्रमण का समय था जब पलामू का जो चेरवंशी शासक अनंत राय थे, उस समय किस समय, अफजल खान के समय, जब चेरो वंश के विरुद्ध इन्होंने सैन्य अभियान निकाला था। परंतु आक्रमण के 2 सप्ताह के भीतर ही बीमारी से अफजल खान की मृत्यु हो जाती है और यह अभियान असफल रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये अभियान चला रहे थे अफजल खान, और उन्होंने जहांगीर के आदेश से चलाया था ये अभियान, और ये अभियान में जो पलामू के चेरो राजा के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया, और उन्होंने आक्रमण के समय पलामू के जो चेरवंशी शासक थे अनंत राय वो थे, और उसके आक्रमण से 2 सप्ताह के भीतर ही बीमार हो गए अफजल खान, और इतना बीमार हो गए कि उनकी मृत्यु हो जाती है, और यह जो अभियान था ये असफल हो जाता है। और 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु के पश्चात सहबल राय पलामू का शासक बनता है। 1612 में अनंत राय की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके मृत्यु के बाद सहबल राय पलामू का
शासक बन जाता है नया, और इसके अपने राज्य का विस्तार इसने अपने राज्य का विस्तार सड़क ए आजम, जीटी रोड, चौपारण, हजारीबाग तक कर लिया था। जब 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु होती है, उसके बाद सहबल राय पलामू का नया शासक बनता है, और उसके बाद उन्होंने अपने राज्य का विस्तार के लिए सड़क ए आजम जो जीटी रोड में पड़ता है, और चौपारण जो हजारीबाग तक कर लिया जाता है, उसके अधीन में वो हो जाते हैं। सहबल राय बंगाल की ओर जाने वाले मुगल काफिलों को लूट लिया करता था। सहबल राय जो थे वो बंगाल की ओर जो जाने वाले मुगल काफिल थे उसको उसके द्वारा लूटा जाता था, और इसके जहांगीर इससे नाराज हो गए थे और उसने सहबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दे दिया। तो सहबल राय क्या करते थे, बंगाल की ओर जो भी जाते थे मुगल काफिल उसको लूट लिया करते थे, और इसके जहांगीर बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और उसने सहबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया था। और जहांगीर ने अपने मनोरंजन हेतु सहबल राय को एक भाग से लड़ने का आदेश दिया था। इस लड़ाई में सहबल खान की मृत्यु हो जाती है। और देखिए, जब सहबल खान जब काफिल बंगाल की ओर जाने वाले मुगल काफिल को जब लूटने लगते हैं तो उससे जहांगीर नाराज हो जाता है, और जहांगीर जब नाराज हो जाते हैं तो उन्होंने आदेश देता है अपने सेनापति को कि सहबल खान को बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश देता है। दिल्ली जब आते हैं तो जहांगीर उसको पनिशमेंट करने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए सहबल खान को एक बात के साथ लड़ने के लिए आदेश दे देता है। कौन करता है आदेश, कौन देता है? जहांगीर आदेश देता है कि सहबल खान को एक बाग से लड़ने का आदेश देता है, और इस लड़ाई में जाहिर सी बात है उससे तो बचेगा नहीं। तो इस लड़ाई में सहबल खान की मृत्यु हो जाती है, और सहबल खान की मृत्यु का समाचार मिलते ही चेरों के समित करती मुगल क्षेत्रों का उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया, जिसका मुगल अधिकारियों ने दमन कर दिया। तो सहबल खान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका जो न्यूज़ मिलता है चेरो वंश को, पलामू के चेरो वंश को, तो वहाँ पे जब न्यूज़ मिलता है तो उन्होंने क्या किया, सीमावर्ती जो मुगल क्षेत्र थे वहाँ पे वो सब उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मतलब जो मुगल वंश थे वहाँ पे जो जमा रखे थे अपना शासनकाल, वहाँ पे जाके पूरा एकदम इधर उधर उथल पुथल कर दिया, उत्पात मचाना शुरू कर दिया, और जिसके बाद मुगल अधिकारियों ने इसको दमन कर लिया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं विष्णुपुर और पंचेत पर आक्रमण। तो टॉपिक यही है, विष्णुपुर और पंचेत का आक्रमण। तो अब हम लोग ये देखेंगे। तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल सेना ने मानभूम के विष्णुपुर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी। जहांगीर के शासनकाल में मुगल सेना जो थे वो मानभूम के विष्णुपुर में अधिकार प्राप्त करने में सफलता की थी। तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल सेना में मानभूम के कौन कहाँ पे किया था? विष्णुपुर पर। तो किसने किया था? ये किया था मुगल सेना ने। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। ठीक, इसीलिए मैं रिपोर्ट करती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जहांगीर द्वारा 1607 ईस्वी में अफजल खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था, और अफजल खान ने बंगाल के मुगल सूबेदार इस्लाम खान के साथ मिलकर पंचेत के जमींदार वीर हमीर को पराजित कर दिया था। तो जहांगीर द्वारा 1607 ईस्वी में जब अफजल खान को बिहार का सूबेदार नया नियुक्त किया गया था, तो अफजल खान भी हम लोग देखें कि कैसे उनका मृत्यु हुआ था बीमारी के कारण। और अफजल खान ने बंगाल के मुगल सूबेदार इस्लाम खान के साथ मिल लिया, और उसके साथ मिलके पंचेत का जमींदार जो था वीर हमीर को पराजित कर दिया, मतलब उसको हरा दिया। अब खुर्रम आते हैं। खुर्रम जो शाहजहां का राजमहल आगमन था। खुर्रम उसको कहते हैं जो शाहजहां का राजमहल में आगमन था। राजमहल नाम से ही पता चलता है कि राजा का महल होता होगा, इसीलिए राजमहल। ठीक, अब देखते हैं खुर्रम में जहांगीर का जो पुत्र था दक्षिण का भारत का मुगल सूबेदार था। तो खुर्रम का जो जहांगीर का पुत्र था, तो खुर्रम जहांगीर का पुत्र था और वो दक्षिण भारत का मुगल सूबेदार था। खुर्रम ने 1622 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के विरुद्ध
विद्रोह कर दिया। जो खुर्रम थे वो 1622 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया और वर्धमान होते हुए राजमहल आ पहुंचा और वर्धमान होते हुए उन्होंने वर्धमान मार्ग से राजमहल आदम का आया और खुर्रम ने राजमहल क्षेत्र में बंगाल के मुगल सूबेदार इब्राहिम खान को एक लड़ाई में मार दिया तथा राजमहल पर अधिकार कर लिया। तो खुर्रम ने क्या किया, राजमहल क्षेत्र जो था वो बंगाल के मुगल सूबेदार जो थे इब्राहिम खान को एक लड़ाई में मार देता है और राजमहल पर अपना अधिकार जमा लेता है। कौन? खुर्रम। और बाद में मुगल बादशाह ने सुलह कर होने के पश्चात खुर्रम पुनः दक्षिण भारत लौट जाता है। तो उसके बाद सुलह होती है मुगल बादशाह से और सुलह होने के बाद उन्होंने खुर्रम को फिर दक्षिण भारत, जहाँ वो शासन कर रहे थे, दक्षिण भारत के मुगल सूबेदार थे वहाँ के, और वहीं पे फिर लौट जाते हैं। और अब आते हैं शाहजहाँ के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट। तो देखिए शाहजहाँ जो थे वो उसका टाइम पीरियड था 1627 से लेकर 1658 तक। और झारखंड के संदर्भ में शाहजहाँ के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश और सिंहभूम के सिंह वंश अन्य क्षेत्रीय वंशों में से थे। तो जब शाहजहाँ आए थे तो उसके संदर्भ में शासनकाल जब चल रहा था तो उसका संबंध छोटा नागपुर के शासनकाल खास के नागवंश, छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू का चेरो वंश, सिंहभूम का सिंह वंश और अनेक क्षेत्रीय वंशों से उनका ताल्लुक था। और छोटा नागपुर का खास का नागवंश के बारे में हम लोग देखते हैं। छोटा नागपुर जो खास का नागवंश है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो उसके बारे में हम लोग क्या देखते हैं कि जहांगीर ने बंदी मुक्त होकर दुर्जन साल 1627 ईस्वी में अपनी राजधानी कोकरा आया और 1640 ईस्वी तक यहाँ शासन किया। तो जहांगीर के चुंगुल में थे दुर्जन शाह, जो उन्होंने स्वीकार नहीं किया था और उसको फिर 12 साल तक सजा हो गई थी। तो उसके बाद दुर्जन साल को उन्होंने अपने राजधानी कोकरा में लाया और 1627 में दुर्जन साल फिर से अपनी राजधानी कोकरा में आया और 1640 तक दुर्जन साल ने यहाँ शासन किया। और दुर्जन साल ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी कोकरा से दोईसा स्थानांतरित कर दी, जो लगभग 100 वर्ष तक नागवंशियों का राजधानी रहा। तो दुर्जन साल ने क्या किया, सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए कोकरा से जो स्थिति थी वहाँ की, कोकरा राजधानी से दोईसा स्थानांतरित कर दी। मतलब अब उसका नया राजधानी दोईसा हो जाता है और वहाँ 100 वर्ष तक नागवंशी का राजधानी था वो जारी रहा। दुर्जन साल ने दोईसा में अनेक सुंदर भवन का निर्माण करवाया जिस पर मुगल स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव था। तो दुर्जन साल ने दोईसा के अनेक सुंदर भवन का निर्माण कराया था जिस पर मुगल स्थापत्य कला का बहुत अच्छा प्रभाव था, स्पष्ट प्रभाव था, बहुत क्लियर प्रभाव था, बहुत क्लियर इफेक्टिव था वो। और इसीलिए इस भवन को नवरत्नगढ़ नामक महल सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन था। इस भवन में मुगलों से प्रभावित था। तो इस भवन में मुगलों से प्रभावित झरोखा दर्शन की भी व्यवस्था थी। तो देखिए अब देखिए क्या हुआ कि दुर्जन शाह जब सुरक्षा की दृष्टि से कोकरा से दोईसा जब अपनी राजधानी स्थापित कर देता है और 100 वर्ष तक नागवंशियों का यह राजधानी बना रहता है। और दुर्जन शाह ने दोईसा में जो नया राजधानी था दोईसा, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर भवन का निर्माण करवाया और मुगल स्थापत्य का जो आर्ट था, जो कला थी वहाँ का, वो एकदम स्पष्ट मतलब बहुत क्लियर ढंग से वहाँ पे वो स्थापित करवाया। और इस भवन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा महल सर्वाधिक भवन बन गया और उसका नाम था नवरत्नगढ़। नवरत्नगढ़ का नामक जो महल था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन था। और इस भवन में मुगलों से जो प्रभावित झरोखा दर्शन था उसकी भी व्यवस्था की गई थी। और दुर्जन साल की मृत्यु 1640 में रघुनाथ शाह 1640 से 1690 तक नागवंशी शासक रहा।
तो जब दुर्जन शाह की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद 1640 ईस्वी में रघुनाथ शाह नागवंशी शासक बनते हैं। और दुर्जन साल के बाद जब शाह जब नागवंशी शासन बनते हैं, सॉरी, ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि दुर्जन साल को शाह का उपाधि किसने दिया था? ये दिया था जहांगीर ने। ठीक, तो देखिए और देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जब दुर्जन साल का जब मृत्यु हुआ था, तो 1640 ईस्वी के बाद रघुनाथ शाह को नया नागवंशी शासक वो उसको बनाया गया, रघुनाथ शाह को। और ये शासन जब किए 1640 ईस्वी तक 1690 ईस्वी तक, मतलब 50 साल इन्होंने शासन किया। कौन? रघुनाथ शाह। और रघुनाथ शाह के शासनकाल में खानजादा मुगल सैन्य अधिकारी ने आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप रघुनाथ शाह ने मुगल बादशाह को मालगुजारी देना स्वीकार करके संधि कर ली। उसके बाद क्या हुआ? रघुनाथ शाह के शासनकाल में जो खानजादा था, जो मुगल सैन्य अधिकारी था, उसने आक्रमण किया। और उसके बाद आक्रमण करने के बाद उसके जो परिणाम आते हैं वो ये आते हैं कि रघुनाथ शाह ने मुगल बादशाह को मालगुजारी देना स्वीकार करके संधि कर लेता है। मतलब रघुनाथ शाह और खानजादा जो मुगल सैन्य अधिकारी थे उसके साथ दोनों संधि कर लेता है, हाथ मिला लेता है। और जो खानजादा था उसका जो मालगुजारी जो टैक्स मांग रहे थे, मालगुजारी मतलब टैक्स कर, तो वो जो मांग रहे थे वो रघुनाथ शाह स्वीकार कर लेते हैं। और हम लोग देखते हैं अब फिर पलामू के चेरो वंश, जहाँ शाहजहाँ फिर से आएंगे। और शाहजहाँ के शासनकाल के समय पलामू का शासक प्रताप राय शाहबल राय का उत्तराधिकारी था। और यह अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध शासक रहा है। और शाहजहाँ के शासनकाल में पलामू का एक शासक फिर आया, प्रताप राय। और यह शाहबल खान राय का उत्तराधिकारी था। जो शाहबल राय जो बनाए गए थे, जिसको बाघ के साथ लड़वाया गया था, और उसी का उत्तराधिकारी था प्रताप राय। और उन्होंने वो बहुत अच्छे और शक्तिशाली और समृद्ध शासक प्रूव किए अपने आप को। और 1632 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खान ने पलामू क्षेत्र में मालगुजारी को बढ़ाकर 1,36,000 रुपये कर दिया, जिसे देने के लिए प्रताप राय ने लोगों से अधिक धन वसूलने का प्रयास किया। तो देखिए वो तो पहले से दे रहे थे कर। और जब 1632 ईस्वी में मुगल के जो सूबेदार अब्दुल्ला खान थे, उसके द्वारा उन्होंने पलामू के लिए मालगुजारी मतलब टैक्सेस बढ़ा दी। और टैक्स बढ़ा दी और कर दिया, वो टैक्स बढ़ाकर कितना कर दिया? 1,36,000। समझ रहे हैं कितना बड़ा वो टैक्स होता होगा? 1632 ईस्वी की बात हो रही है। तो 1,36,000 बढ़ा देता है उसका टैक्स। और उसको देने के लिए प्रताप राय, अब तो प्रताप राय कहाँ से देगा उतना बड़ा राशि? वो लोगों से ही वसूलेगा ना, अपने प्रजा से ही वसूलेगा। तो वो वसूलने लगा अधिक से अधिक धन। और मुगलों द्वारा मालगुजारी राशि को निरंतर बढ़ाया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रताप राय ने कर देना ही बंद कर दिया। और मुगल द्वारा जो टैक्सेस थे जो लगाए जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए जा रहे थे, लगातार बढ़ाए जा रहे थे। तो उससे तंग आकर जो प्रताप राय थे उन्होंने टैक्स ही देना बंद कर दिया। और जब टैक्स देना बंद करेगा, शाहजहाँ ने शाइस्ता खान को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त कर दिया और पलामू पर अधिकार करने का आदेश दिया। उसके बाद टैक्स देना बंद कर दिया, तो क्या किया? इसको हटा दिया उस पद से। जब हटा दिया तो शाहजहाँ ने उसके बाद शाइस्ता खान को बिहार का नए सूबेदार के रूप में नियुक्त करता है। और पलामू पर अधिकार करने का आदेश देता है। कौन? शाहजहाँ ने। और शाइस्ता खान 1641 ईस्वी में पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण करता है। और प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खान से संधि करते हुए 80,000 रुपये देने पटना के हाजिरी लगाना स्वीकार किया। देखिए अब जब शाइस्ता खान आ जाता है शाहजहाँ के बाद, जो नए बिहार का सूबेदार बनता है और पलामू पर पलामू पर आदेश करने का अधिकार देता है। कौन? शाहजहाँ देता है।
शाहजहाँ के द्वारा होता है। शाइस्ता खान को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया जाता है। और जब शाइस्ता खान आते हैं 1641 ईस्वी में, तो पलामू के जो चेरो राज्य का जो आक्रमण था उसमें किया था शाइस्ता खान ने। और वहीं पे प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खान से संधि कर लेता है, मतलब हाथ मिला लेता है। और प्रताप राय कहते हैं कि 80,000 रुपया देंगे और वहाँ पटना के हजारीबाग में हाजिरी भी लगाने के लिए स्वीकार कर लिया। कौन? प्रताप राय ने। ठीक। और इतना तो करता है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 80,000 रुपया जो प्राप्त करके शाइस्ता खान 1642 ईस्वी में पटना लौट लेता है। तो प्रताप राय जो थे उसके द्वारा संधि कर लेती है शाइस्ता खान से, मतलब हाथ मिला लेते हैं ये। और 80,000 रुपये जो देने पर पटना हाजिरी लगाने के लिए स्वीकार करता है, मतलब पटना जाने के लिए स्वीकार करता है। और 80,000 रुपया लेके शाइस्ता खान 1642 ईस्वी में फिर पटना लौट जाते हैं। और 1642 ईस्वी में प्रताप राय ने मुगल शासक को वार्षिक मालगुजारी नहीं दिया। तो 1642 ईस्वी में 1642 में क्या किया, शाइस्ता खान को तो 80,000 रुपया दे के पटना लौट गया वो लेके। और 1642 ईस्वी में ही प्रताप राय ने मुगल शासक को वार्षिक जो मालगुजारी था, जो कर था, वो नहीं दिया। और 1643 ईस्वी में शाहजहां ने इतिकाद खान को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त कर लिया। तो 1643 ईस्वी में फिर से एक बिहार का नया सूबेदार बनाता है शाहजहां ने। उसका नाम रहता है क्या? इतिकाद खान। ठीक। और उसको बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है इतिकाद खान को 1643 ईस्वी में। और पलामू के शासक के विरोध में कार्रवाई करने का आदेश देता है। और इतिकाद खान ने जबरदस्त खान को पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। इतिकाद खान जो थे उसका एक सेनापति था जबरदस्त खान। और उनको क्या करता है, जबरदस्त खान को बोलता है कि पलामू पर जाके आक्रमण कर दो, उसको आदेश देता है। परंतु मुगलों की सेना को पलामू की ओर आता देख प्रताप राय ने संधि करने का प्रस्ताव भेजा। जब मुगल काल के जब सेना जा रहे थे, जबरदस्त खान जब पलामू को आक्रमण करने के लिए भेजा इतिकाद खान ने, तो उसके बाद प्रताप राय देख लेता है कि मुगलों की बहुत भारी मात्रा में सेना आता है लड़ाई करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। आक्रमण करेगा तो फिर तहस नहस होगा। तो उस स्थिति को देखते हुए प्रताप राय ने फिर संधि कर लेता है। और प्रस्ताव में 1,00,000 रुपये और 1 हाथी देने के अतिरिक्त 7 पटना चलने की स्वीकृति प्रदान करता है। मतलब जब प्रताप राय जब देखते हैं कि उसके सेनापति, मुगल के सेनापति आ रहे हैं मेरी तरफ आक्रमण करने के लिए, जबरदस्त खान को बोला गया, वो जबरदस्त खान को लेके सेनापति को लेके जबरदस्त खान जब आ रहे थे उनके तरफ, तो प्रताप राय ने संधि कर लिया और यह प्रस्ताव भेजा, डिमांड रखा अपने तरफ से कि 1,00,000 रुपया हम देंगे और साथ में 1 हाथी भी देंगे आपको, और इसके साथ हम पटना चलने के लिए भी तैयार करते हैं। और इतिकाद खान ने सिफारिश पर 1644 ईस्वी में शाहजहां ने प्रताप राय को 1,00,000 मनसब प्रदान किया और पलामू को उसी के अधिकार में देते हुए 1 करोड़ रुपये की सालाना मालगुजारी तय कर दी। तो इतिकाद खान की सिफारिश किया और 1644 ईस्वी में शाहजहां ने प्रताप राय को 1,000 मनसब प्रदान किया था। तो शाहजहां ने प्रताप राय को 1,000 रुपया दिया था और पलामू को उसी के अधिकार में देते हुए और 1 करोड़ रुपया की सालाना मालगुजारी तय कर दी कि मतलब तुम ही रखो, ये शासन तुम ही रखो, प्रताप राय को ही शाहजहां ने दे दिया और 1 करोड़ रुपये टैक्स में हमको दो। ठीक। और पलामू पर आक्रमण कर प्रताप राय ने संधि करते हेतु विवश हो गया। जबरदस्त खान को 2 हजारी मनसबदार नियुक्त कर दिया गया और इससे वो
मतलब इतना बड़ा कर तो नहीं ना दे सकता था। 1 करोड़ रुपया 1644 ईस्वी की बात हो रही है, कितनी बड़ी रकम होगी। 1 करोड़ रुपया नहीं दे सकने के कारण प्रताप राय फिर संधि करते हैं और विवश होकर जबरदस्त खान को 2000 मनसबदार नियुक्त किया जाता है। और फिर प्रताप राय की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद पलामू में कुछ समय तक भूपाल राय और उसके बाद मोदिनी राय का शासन होता है। प्रताप राय की जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद पलामू के कुछ समय के बाद भूपाल राय आते हैं और वहाँ उसके बाद मोदिनी राय का शासन होता है। यानी प्रताप राय के बाद आ गया कौन शासक? भूपाल राय। और भूपालवाद के बाद आता है मेदिनी राय। और पुराना जो पलामू किला का निर्माण होता है जो प्रताप राय के शासनकाल में हुआ था, बाद में मेदिनी राय ने उन्हें अपना नया किले का निर्माण कराया था। तो देखिए जब उस इतिखाद खान की सिफारिश करने पर 1644 ईस्वी में शाहजहां ने प्रताप राय को 1000 मनसब प्रदान किया था और पलामू बोला उसी अधिकार में रहने, लेकिन हमको 1 करोड़ रुपया हमको टैक्स चाहिए। तो पलामू पर आक्रमण करके जो प्रताप राय थे उन्होंने विवश होकर संधि कर लिया और जबरदस्त खान ने 2000 मनसूबदार नियुक्त किया था। और उसके बाद प्रताप राय की मृत्यु हो जाती है और पलामू के कुछ समय के बाद भूपाल राय शासक बनते हैं। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद मेदिनी राय शासक बनते हैं। उसके बाद जो पुराना पलामू किला होता है जिसका निर्माण प्रताप राय के शासनकाल में होता है। प्रताप राय के शासनकाल में पुराना पलामू किला का निर्माण कराया जाता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सबसे लास्ट में शासक मेदिनी राय बनता है। उसके बाद उन्होंने उसका फिर यहीं पे फिर नया किले का निर्माण कराता है। ठीक, तो यहीं तो यहीं तक था आज का क्लास। और आप लोग को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ये उन एस्पिरेंट के लिए क्लास हो रहा है जो झारखंड गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं। और इससे ये वीडियो देख के बहुत हेल्पफुल मिलेगा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। झारखंड जीके का है ये क्लास। और अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।